नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर रेगुलर रूप से आपकी क्लासें चल रही है, जिसमें आज का जो मॉडल पेपर है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। आज अपन बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जिनको विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों, नज़रअंदाज कर देते हैं, ज़्यादा इनको पढ़कर नहीं जाते हैं। और दोस्तों, इनमें से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे उसे गलत करके आ जाते हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है। जैसा कि आपको कहा गया था दोस्तों, आपको 500 से प्लस प्रश्न परीक्षा से पहले प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें अपन ने लगभग 350 के ऊपर प्रश्न हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अपन ने अटेंड कर लिया है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। जल्दी से वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चलिए जी दोस्तों, कोई भी आपको समस्या आ रही है पीटीटी को लेकर तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको वीडियो के माध्यम से भी समय समय पर पूरी सूचनाएं दे दी जाती है। आपको तैयारी करते रहना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी किसी भी पोर्शन में आपके। चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार सेशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार सेशन रहने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न है आपका आज का। देखिए, अपन ने 370 प्रश्न कर लिए हैं इस श्रृंखला में। आज का जो प्रश्न श्रृंखला रहने वाली है वो 371 से शुरू होने वाली है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। देखिए, अब आपको बताना है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर जो है उसमें कौन सा कारक है। कारक आपको याद होने चाहिए, कारक की विभक्तियाँ आपको मुँह जबानी होनी चाहिए। एकदम पहाड़े जैसे याद करते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसी तरीके से कारक की विभक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको कारक से संबंधित पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1-2 प्रश्न आपके कारक के भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों, आप जब वो तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो आप उसमें भी देखते हैं कि उसमें भी आपके कारक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कारक की विभक्तियाँ। तो अब बोलेंगे आप, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पे पर। तो अधिकरण के ऊपर क्या आ रहा है? पर आ रहा है। तो दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कारक की विभक्तियों को याद करना है, और सीधा सीधा आपसे शब्द पूछेंगे कि यहाँ पर कौन सा कारक है, तो आपको उस टेबल से एकदम देखने में आ जाएगा। चलिए जी दोस्तों, बहुत ही शानदार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, वह घर से बाहर गया। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। इस तरीके से आपको क्या दे देते हैं दोस्तों, एक वाक्य दे देते हैं और फिर आपसे पूछ लेते हैं कारक बताना है। अब देखिए, यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको? से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? से दिया हुआ है। अब ये जो से शब्द है ना, ये अपन को कारक की विभक्तियों में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, एक बार अपन पूरी कारक की विभक्तियाँ वापस बोल के देखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। देखिए, अपन को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपन सिर्फ इनको देख लेते हैं। कर्ता, कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। कर्म, कर्म को विभक्ति क्या होती है? को। करण से, और इसमें जो अर्थ आता है वो आता है के द्वारा। करण से आपदा, मतलब देखिए वापस से बोलना आपको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना। आपादान यहाँ भी से आता है, लेकिन यहाँ कौन सा सेंस आता है आपके? अलग होने का सेंस आता है, मतलब जो 2 चीज़ें अलग हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे, वह घर से बाहर गया, मतलब वो घर से क्या हो रहा है दोस्तों? अलग हो रहा है। घर से अलग हो रहा है, घर के द्वारा नहीं जा रहा है ना। घर कोई एक साधन थोड़ी है जिससे वो कुछ काम कर रहा है, नहीं। घर से क्या हो रहा है? वो अलग हो रहा है। तो यहाँ पर करण नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों? आपादान कारक रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार आप इसको वापस पढ़ के देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी 2 चीज़ें अलग होती है, जैसे कि पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पर भी जो से आ रहा है, अब वो पेड़ है। अब ये मान लीजिए एक अच्छा सा पेड़, अच्छा इतना अच्छा नहीं बनाना अपन को, ठीक है। मान लीजिए अपना कोई एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक अपना फल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक फल लगा हुआ है। अब ये फल गिर के नीचे गिर जाता है, तो ये पेड़ से फल क्या हो रहा है? अलग हो रहा है ना। तो यहाँ पर उसी सेंस में कौन सा कारक होगा? आपके आपादान कारक रहने वाला है। ये भी वाक्य कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। जी दोस्तों, कारक और जो तत्पुरुष समास है ना, इससे आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल टॉपिक है।
चलिए अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द जो है इसमें कौन सा कारक है? देखिए अब अपन से पूछा है चारपाई में कौन सा कारक है, अब ये बताना है। अब देखिए चारपाई आपको उस टेबल में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन चारपाई के साथ में कौन सा शब्द आ रहा है? पर आ रहा है ना। तो अब आपको देखना है पर कब आता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पे पर। तो पर कब आता है? अधिकरण पर आता है। तो ये आपको याद रखना है। क्या रह जाएगा इसका आंसर? नंबर डी, अधिकरण में पे पर के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए जी दोस्तों जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। कल किन्हीं कारणों से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो अपन को टेंशन नहीं लेना है। अपन अपना जो कोर्स है, सिलेबस है, उसको समय पर पूरा कर लेंगे। ठीक है, टॉपिक आपको सारे करवा दिए गए हैं और जो मॉडल पेपर की जो श्रृंखला है उसमें आपको 500 प्रश्न पक्का करा दिए जाएंगे, चाहे आपका एक दिन आपके लिए मैराथन ही क्यों ना लेना पड़े 4-5 घंटे का। ठीक है, चलिए जी दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको बताना है सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। सदा स्त्रीलिंग वाले शब्द से मतलब है दोस्तों उस शब्द का जो प्रयोग है वो सिर्फ स्त्रीलिंग के रूप में ही किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पक्षी, बाज, मकड़ी और गेंडा। जी दोस्तों जल्दी से बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सदा स्त्रीलिंग। अब क्या गलती होती है, लोग देखते हैं मकड़ी और मकड़ी पर ऑप्शन लगा के देख देते हैं, जबकि मकड़ी का तो पुल्लिंग होता है मकड़ा। क्या होता है? मकड़ा बोलते हैं उसको, है ना। जबकि पक्षी जो है उसका कोई पुल्लिंग थोड़ी होता है, पक्षा। कभी बोला आपने पक्षी का पुल्लिंग बनाइए तो क्या कहते हैं? पक्षा। नहीं, ध्यान रखना है, चाहे नर पक्षी हो चाहे मादा पक्षी हो, उसके लिए अपन जो शब्द यूज करते हैं वो पक्षी ही यूज करते हैं। और ये क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द, ये आपको ध्यान रखना है। बाज तो वैसे ही पुल्लिंग शब्द है। देखिए बाज खुद एक पक्षी है लेकिन एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसको भी अपन क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं, यूं नहीं पक्षा कहते हैं, नहीं कहते ना। गेंडा तो खुद एक पुल्लिंग शब्द है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। देखिए एक शब्द लग गया यहाँ पे सदा। अब कभी कभी क्या होता है, 4 ऑप्शन देखते हैं, मकड़ी किसी के दिमाग में बैठ गया, अरे मकड़ी तो स्त्रीलिंग है, और फटाफट ऑप्शन नंबर सी लगा के आ जाएंगे और अपना प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। जबकि मैंने आपको बताया है एक बार प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर आपको 4 ऑप्शन देखने हैं, फिर एक बार वापस कंफर्म हो जाना है कि जो प्रश्न पूछा है वही अपन उत्तर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, फिर आपको गोला करना है। ठीक है, नहीं तो दोस्तों अपन को जो आ रहे हैं ना वही प्रश्न अपन गलत करके आ जाएंगे और फिर परिणाम के समय अपन को उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ऐसा अपने साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझदारी से आपको पेपर देना है। समय बहुत अच्छा है, ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं है कि आप 200 प्रश्न नहीं कर पाओ। ठीक है, रीजनिंग के अलावा आपके पास में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपका टाइम कंज्यूम करे। ठीक है, फटाफट जीके में अगर प्रश्न आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, गोला करो। ठीक है, रीजनिंग में आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपके पास समय पर्याप्त है, तो आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हुए उत्तर देना है। ठीक है, चलिए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अवयव? चलिए जल्दी से बताना है। अब देखिए प्रेम कोई काम तो है नहीं, है ना। प्यार करना, प्रेम करना ऐसा हो जाता तो वो क्रिया हो जाती। सिर्फ प्रेम पूछा है तो वो ये क्रिया तो है नहीं, अवयव है नहीं। अब आपसे दिक्कत ये हो रही होगी कि विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है ना। विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए अब इसको क्या करिए, जब आपसे पूछा जाए ना इन दोनों में आपको जब भी कन्फ्यूजन हो तो एक संज्ञा शब्द को ले लो, संज्ञा शब्द को ले लो और उसके आगे इसकी विशेषता बताने के लिए इस शब्द का यूज कर लो। जैसे कि श्याम प्रेम है ना, श्याम प्रेम है। क्या ये सेंटेंस सही बैठा? नहीं बैठा, है ना। अगर अपन को इसकी विशेषण रूप में इसको यूज करना है तो कैसे करेंगे? श्याम प्रेमी है ना, तो अपन कह सकते हैं हाँ भाई ये जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। अब जो शब्द विशेषण नहीं, विशेषता नहीं बता रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्रिया और अवयव को तो अपन ने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। अब विशेषण क्यों नहीं है? क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता है, इस रूप में नहीं बता पा रहा है ना। अब ये क्या कर रहा है? श्याम प्रेमी है। अब ये शब्द सही बन रहा है, ये वाक्य सही बन रहा है, तो प्रेम नहीं है। अगर प्रेमी पूछ लेता तो वो क्या होता? विशेषण होता। अगर प्रेम पूछा है तो प्रेम क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए
जी दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाए गए हैं। संधि समास तो आप कई बार पढ़ते हैं और उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन ये जो कारक संज्ञा विशेषण ये वाले जो प्रश्न हैं दोस्तों, ये कई बार अपन को दुख देते हैं परीक्षा के अंदर। आपको ध्यान रखना है, इनको आपको गलत नहीं करना है। आपको बताना है संज्ञा विशेषण की जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। विष, विषैला, एकदम देखेंगे तो विष जो होता है वो किसी चीज़ का नाम है, तो ये तो बिल्कुल संज्ञा है। और विषैला है तो आप ये देख सकते हैं ये भी एक क्या है, विशेषण शब्द है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। अब विशेषता बताने के लिए जैसे अभी अपन ने देखा, यह आम विषैला है, यह आम विषैला है, तो ये एकदम सही सेंटेंस बन रहा है ना, सही सेंटेंस बन रहा है, तो फिक्स है कि ये क्या है, एक विशेषण है। अब जैसे कि अगला देखेंगे तो अपन पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक, तो अपन देखेंगे कि पिता का पैतृक ये भी बिल्कुल सही बन रहा है। ये जो बिल्कुल सही ऑप्शन है ना, इनको आपको ध्यान रखना है। विष का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, विषैला होता है, कई बार पूछा जा चुका है। पिता वाला है ना, ये तो कई बार आ चुका है ऑप्शन में, आपको याद रखना है। पिता का पैतृक होता है, आदि का आदिम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रांत का प्रांतिक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है, कैसे लिखते हैं। देखिए ये जो है ना, स्त्रीलिंग का भी क्वेश्चन है और आपके शब्द शुद्धि का भी प्रश्न बनने वाला है। शब्द शुद्धि का भी ये जो है प्रश्न बनने वाला है, तो आपको याद रखना है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। ठीक है, तो कवियत्री होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब उसको लिखा कैसे जाता है ये देखिए, है ना। तो अपन क्या देखेंगे, कवियत्री होता है तो यार ये त्री जोड़ना है, तो ये क्या करेंगे, कवि ये त्री, और फिर अपन कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, भारत माता की जय। और घर पे आके देखेंगे तो आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि कवित्री होते हैं ना, उसमें व के ऊपर ई की मात्रा नहीं आती है, तो ये आपको याद रखना है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी नहीं होके ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, कवियत्री होता है, कवियत्री नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोनों बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। कवि जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। जी दोस्तों, ध्यान से इन क्लास को देखना है। हिंदी में जो है मात्रा की ही गलती तो अपन को पीछे रख देती है। अपन को मात्राएं जो है ना, आपको क्या करना है, आप जब भी कोई ऐसा शब्द देखें जिसको आप शब्द शुद्धि में बार बार रिपीट होते हुए देखते हैं, तो आप उसको क्या करें, नोट करें, उसको लिखें। 2-3 बार आप जब उसको लिखेंगे ना, तो आपका हाथ अपने आप परीक्षा में बता देगा कि नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि शुद्ध शब्द कौन सा है। चलिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, 3, 2, 4 और 5। जी दोस्तों, सभी जानते हैं, हिंदी में पूछें चाहे इंग्लिश में पूछे, दोनों में जो वचन होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सिर्फ संस्कृत में वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। बाकी हिंदी और इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर या फिर प्लूरल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है दोस्तों, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, बहुत कन्फ्यूजन करता है बच्चों को, क्योंकि अपन देखते हैं यार दही ई की मात्रा आदि है और फटाफट जाके पहला ही ऑप्शन लगा के आ जाएंगे स्त्रीलिंग। और दोस्तों घर पे आके देखेंगे तो एक और अपना प्रश्न गलत है ना, जबकि गलत नहीं करना है। मैंने कहा आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जब भी प्रश्न आए तो उसके लिए आप क्या यूज करिए, वाक्य बनाकर यूज करिए, है ना, वाक्य बनाकर यूज करिए। जैसे कि अब मैं दही की जगह छाछ ले लेता हूँ, है ना, छाछ खट्टी है, छाछ खट्टी है, एक वाक्य मैंने ये बना लिया। अब मैं दही पूछा है तो लो दही ले लेते हैं, दही, दही खट्टी है, नहीं, एक दही कैसा होता है, दही खट्टा होता है, खट्टा है। अब देखिए खट्टी है मतलब जो छाछ जो अपन यूज ले रहे हैं वो स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि जो दही जो है वो खट्टा है, खट्टी है, दही खट्टी है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, है ना। तो अपन को याद रखना है दही खट्टा है तो मतलब ये कैसा है, आपके पुल्लिंग शब्द है। बिल्कुल आसान सा तरीका है किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जांचने का। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, कई आपको बताते हैं कि पीछे यदि ई की मात्रा आती है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जबकि दोस्तों इससे अच्छा है आप किसका यूज करिए, वाक्य में निर्माण करके देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। और आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ये 2 ही लिंग होते हैं, बाकी कोई सा भी लिंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है आपका, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। सीधा सीधा परिभाषा से प्रश्न पूछा गया है और किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं संज्ञा किस, देखिए सभी की अपन एक बार परिभाषा याद कर लेते हैं। तो संज्ञा, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु है, कोई भी जीव है, उसका नाम क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम है ना, इनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया, किसी काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और अवयव वे शब्द होते हैं जिनका, ऐसे शब्द जो लिंग, कारक, वचन इन सभी के आधार पर नहीं परिवर्तित होते हैं, है ना। लिंग, कारक, वचन इनके आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उनका, तो उनको अपन क्या कहते हैं, अवयव शब्द कहते हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। जी दोस्तों, आज अपना जो आंकड़ा है हिंदी के प्रश्नों का वो 400 प्रश्न तक हो जाएगा, है ना। चलिए अंतिम तक बने रहना है और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। आपको देखो एक वाक्य दिया हुआ है, आपको बताना है किसके अंदर सर्वनाम से रिलेटेड अशुद्धि है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, पहला वाक्य पढ़ लिया आपने। दूसरा है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक क्या दूंगा, घड़ी दूंगा। और ऑप्शन नंबर डी है, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताना है कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कौन सा वाक्य आपके अशुद्ध रहने वाला है और बाकी 3 आपके शुद्ध रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, पहले वाक्य से शुरू होते हैं। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगला देखेंगे तो सर्वनाम से रिलेटेड आपकी अशुद्धि होनी चाहिए, है ना। तो चाहती, चाहती मतलब स्त्रीलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वनाम यूज हुआ है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उसके लिए जो सर्वनाम यूज होगा वो वही होगा। ठीक है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तेरे को नहीं होता है, मैं तुझको, मैं तुझे, या तो तुझको या फिर मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, ये आपका शब्द बनने वाला है। तेरे को नहीं होता है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वाक्य अशुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मुझे किस प्रकार का एक सर्वनाम है, आपको बताना है। मुझे जो सर्वनाम है वो किस प्रकार का है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों याद रखना है, देखिए सर्वनाम को अपन 3 भागों में अपन अगर बांटें पुरुष के माध्यम से, तो ये 3 भाग होते हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए जो भी बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है, जो सुनने वाला होता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं और जिसके बारे में बात होती है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष मतलब मैं और हम, इन 2 शब्दों से रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं वो उत्तम पुरुष में होते हैं। जैसे मैं, मुझे, हमें, हम, हमारा, तुम, हम सॉरी मेरा, ये जो भी शब्द होते हैं ये कैसे होते हैं, उत्तम पुरुष में होते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तू, तेरा, आपका, आप, ये जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं। और अन्य पुरुष में अपन देखेंगे कि यह, वह, ये, वो, ये जो शब्द होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके अन्य पुरुष में होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे, हम, हमें, ये जो शब्द होते हैं वो उत्तम पुरुष में होते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपको, आपका, ये क्या होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं। और यह, वह, ये, वो, उसका, उसकी, ये जो शब्द होते हैं वो अन्य पुरुष में होते हैं। तो मुझे कौन सा पुरुष हो जाएगा, आपके उत्तम पुरुष रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब हिंदी कहती है जो बोलने वाला है, अर्थात मैं जो हूँ वो उत्तम है, तुम जो हो वो मध्यम है और बाकी सब कैसे हैं, अन्य हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जल्दी से आपको बताना है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। और जिस भी बच्चे को सर्वनाम की टाइप याद है तो वो आपको कमेंट करके बताना है कि 6 टाइप कौन से होते हैं। ठीक है, जल्दी से बताना है दोस्तों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6 और 7। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी दोस्तों याद रखना है आपको, सर्वनाम पूछे तो आपको कुल कितने भेद होते हैं, उसके 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो कौन सा है। देखिए कई बार आ जाता है ये प्रश्न और कई बार अपन को दिक्कत हो जाती है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, क्या, कुछ, कौन और यह। देखिए अब देखिए अगर कुछ नहीं आ रहा है ना तो भी आप क्या कर सकते हैं, तीन ऑप्शन को काट कर इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखेंगे तो जो पहले तीन ऑप्शन है, देखिए पहला और दूसरा ये जो तीसरा ऑप्शन है, ये जो है ना ये क्या बता रहे हैं आपको, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये निश्चयवाचक तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन ए और ये सी कट गया। कुछ जो है वो मात्रा को बता रहा है तो ये कट गया, है ना। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपके कौन सा बचा, यह। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कौन सा सर्वनाम होता है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और कौन सा पुरुष होता है तो अन्य पुरुष होता है, इसको भी आपको याद रखना है। इंग्लिश के अंदर आप पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और हिंदी में आप पढ़ते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अगला आपका प्रश्न है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है जिसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं हो। देखिए यहाँ पर क्या था, निश्चयवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर यह एकदम निश्चित आपने बता दिया कि भाई यह, है ना। आप पूछेंगे कौन सी चीज़ कहाँ रखी है तो ये रखी है ना, एक आपने निश्चित मात्रा उसकी बता दी। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको अनिश्चितवाचक सर्वनाम पूछा है तो ये आपको बताना है कौन, जो, कोई या फिर वह। अब देखेंगे यह वह तो निश्चयवाचक होते हैं तो इसको काट दीजिए। ठीक है, कौन, जो, ये प्रश्नवाचक से आप देख पा रहे हैं, लेकिन कोई, कोई कुछ ये जो होते हैं ना ये शब्द, ये कैसे होते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, इनकी मात्रा पता नहीं होती है ना, कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। जल्दी से बताना है दोस्तों, क्या है यह, जो है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। चलिए अब यह जो है वो देखिए सबसे आगे जो आपको शब्द देखने को मिलते हैं हिंदी में, वो क्या मिलेंगे दोस्तों, आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, या तो संज्ञा देखने को मिलेगी या क्या देखने को मिलेगा, आपको सर्वनाम देखने को मिलेगा। मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, कर्ता या तो संज्ञा हो सकता है या फिर सर्वनाम हो सकता है। अगर वह किसी का नाम है तो वो हमेशा संज्ञा होगा, और नाम की जगह कोई दूसरा शब्द है तो वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो यहाँ देखेंगे यह घोड़ा अच्छा है, तो यह जो घोड़ा है ये इसके बारे में बात हो रही है ना। तो ये आपके संज्ञा नहीं है, ये नाम नहीं है, ये क्या है, आपके सर्वनाम है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसका संबंध सर्वनाम, मतलब आपको बताना है इनमें से संबंध सर्वनाम कौन सा है, कोई, कौन, जो या फिर वह। जी दोस्तों जल्दी से बताना है, संबंध सर्वनाम कौन सा है। आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि कोई, कौन, जो या फिर वह। जी दोस्तों संबंध अगर आपसे पूछे ना तो संबंध सर्वनाम ये होते हैं उसका, उसकी, मेरा, हमारा, ये जो होते हैं ये शब्द कैसे होते हैं आपके संबंध सर्वनाम के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, है ना। तो यहाँ पर जो वो शब्द रहने वाला है तो आपको चारों ऑप्शन में, हालांकि ये जो वह शब्द है ना इसको आप संबंधवाचक सर्वनाम में भी काउंट कर सकते हैं, बाकी आपके संबंधवाचक सर्वनाम में नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। विशेष्य, विशेषण, ये फिर क्रिया या फिर अवयव। क्रिया क्या बताती है दोस्तों, क्रिया तो काम बताती है, क्रिया काम बताती है। विशेषता बताने वाले शब्द या तो ये होता है या ये होता है। तो आपको याद रखना है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे कि अपन बात करेंगे, श्याम एक अच्छा लड़का है। श्याम एक अच्छा, नहीं अपन लिख देते हैं होशियार लड़का है। यह आपने एक वाक्य लिखा, तो यहाँ पर तारीफ़ किसकी कर रहे हो, श्याम की। तो श्याम की जो तारीफ़ कर रहे हो तो श्याम क्या है, विशेष्य है, और तारीफ़ क्या कर रहे हो, होशियार, है ना। तो होशियार जो शब्द है वो आपके क्या है, विशेषण है। तो क्या कर देते हैं, आपको एक वाक्य दे देंगे, अंडरलाइन करके दे देंगे, होशियार क्या है तो होशियार आपके विशेषण है, और श्याम क्या है, श्याम तो आपके क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताना है दोस्तों। 3, 4, 5, 6।
जी दोस्तों जल्दी से बताना है। देखिए मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कुल संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। याद रखना है 3 मतलब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मूल रूप से 3, विशेषण 4, संज्ञा कुल होती है 5 और सर्वनाम होते हैं 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द विशेषण है? जल्दी से बताना है दोस्तों, विशेषण कौन सा शब्द रहने वाला है? सच्चा, शीतलता, नम्रता या फिर मिठास? जी दोस्तों याद रखना है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो आपको याद रखना है सच्चा जो शब्द है इनमें विशेषण का काम करने वाला है। आप इसको वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके आप आसानी से सर्वनाम, विशेषण, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग इन शब्दों का पता लगा सकते हैं। इस तरीके से ही आपको परीक्षा में उत्तर देने हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला आपको जल्दी से बताना है क्या इसका उत्तर रहने वाला है। निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण हैं, ठीक है, उनका भेद छाटिए। अब देखिए कुछ जो शब्द है ना वो विशेषण है, जैसे कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कुछ कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? अब देखिए कुछ किसी का गुण होता है क्या? कुछ किसी का गुण होता है क्या? नहीं होता, काट दीजिए इसको। क्या सार्वनामिक विशेषण है क्या? सर्वनाम से बना हुआ कोई विशेषण है क्या? कुछ नहीं है तो अनिश्चित है। आपको कुछ शब्द से पढ़कर ही पता चल रहा होगा कि कुछ क्या है, अनिश्चित वाचक आपके विशेषण है। ठीक है, अनिश्चित संख्या बताती है। कुछ क्या बताता है? अनिश्चित संख्या बताता है या फिर अनिश्चित परिणाम बताता है। या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या डी होगा। लेकिन अब देखिए कुछ के आगे क्या लिखा हुआ है? बच्चे। क्या बच्चे को आप गिन सकते हो क्या? जी जरूर गिन सकते हैं। तो अगर गिन सकते हो तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कैसा रहने वाला है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ थोड़ा दूध या फिर कुछ दूध, थोड़ा दूध, अब अपन दूध को गिन नहीं सकते, उसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो वहाँ भी वो कैसा होगा? अनिश्चित होगा। लेकिन वहाँ संख्यावाचक नहीं होकर कैसा रहेगा? आपके परिणामवाचक रहने वाला है। ठीक है, यदि आप किसी चीज़ को गिन सकते हो तो वो संख्यावाचक रहेगा, अगर आप किसी चीज़ को नहीं गिन पाएंगे तो वो कैसा होगा? परिणामवाचक रहने वाला है। ठीक है, और कुछ जो शब्द है वो वैसे ही अनिश्चित तो है ही है। ठीक है, तो आपका जो इसका उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अपना जो आंकड़ा है वो 400 प्रश्नों तक पहुँचने वाला है। जी दोस्तों, आगामी 2 दिनों में अपन जो है 500 प्रश्नों को कर देंगे। आपने देखा यहाँ पर संधि के प्रश्न आए, समास के प्रश्न आए, उपसर्ग के प्रश्न आए, विशेषण, संज्ञा, क्रिया, कारक, सभी जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रत्यय, उपसर्ग, जो भी आपके टॉपिक बनते हैं हिंदी ग्रामर में, पीटीटी की परीक्षा में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जितने भी टॉपिकों से, उन सभी टॉपिकों पर अपन ने इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके लिए संज्ञा सर्वनाम को छोड़ दिया सरल है, नहीं, जो भी प्रश्न अच्छे बनते हैं वो सब आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको क्या करना है? वीडियो को जल्दी से लाइक करना है दोस्तों। अब बताइए आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? अलस, आलसी या फिर आलसेपन? विशेषण बताना है। संज्ञा शब्दों की विशेषता कैसे बताएगा? जैसे कि राम आलस है, नहीं। श्याम अलस है, नहीं। सीता आलसी है, हाँ, ये बन जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है? विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? जल्दी से बताना है गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुण के बारे में जो बताएगा वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जल्दी से बताना है दोस्तों, चौगुना, नया, तीन या फिर कुछ? अब देखिए चौगुना ये कोई गुण थोड़ी बता रहा है, या तीन ये तो संख्या बता रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं कितना है वो, है ना। कुछ तो अनिश्चितवाचक है, ये भी आपको पता चल गया। तो गुण कौन बता रहा है? नया, पुराना, ये जो चीज़ें हैं वो किसके बारे में बताई जाती है? गुण के बारे में बताई जाती है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सिर्फ यही पूछा है दोस्तों कि कौन सा शब्द विशेषण है। मात्र, खर्च, निपट या फिर चुपचाप? जल्दी से बताना है क्या इसका उत्तर रहने वाला है।
प्रश्न जैसा पूछा गया था 4 ऑप्शन वैसे के वैसे दिए हैं। तो दोस्तों याद रखना है, इसमें जो विशेषण आप कैसे बता पाएंगे, आप है ना इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके मतलब काट के बता सकते हैं। जैसे मात्र है ये आपके विशेषण नहीं हो सकता, खर्च ये भी नहीं हो सकता, चुपचाप ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके, निपट, है ना। ये 3 ऑप्शन तो आप जानते हैं, मात्र, खर्च और चुपचाप, इनमें विशेषण नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानव शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा, जल्दी से बताना है। मानव शब्द का विशेषण कौन सा बनेगा, मनुष्य। ये तो मानव को ही तो क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। ये जैसे कि ये संज्ञा है तो वैसे मनुष्य भी संज्ञा है, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से मानवीकरण, मानवता, मानवीय, जल्दी से बताना है दोस्तों कौन सा इसका विशेषण बनने वाला है। जी दोस्तों ये क्या कन्फ्यूजन करने वाला है, मानवीकरण भी लगता है, मानवता भी लगता है, मानवीय भी लगता है, लेकिन जो इसका एकदम सही उत्तर रहने वाला है मानव शब्द का विशेषण, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मानवता क्या है, तो मानवता आपको याद रखना है ये भाववाचक संज्ञा है। ये भी आपको यहाँ पर लिख लेना है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, आपके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मानवता, ठीक है। मानवता कैसा है, भाववाचक संज्ञा, और मानवीय कैसा है, आपके विशेषण का उदाहरण है। और मानव क्या है, आपके संज्ञा है। 3 शब्द आपने देखे मानव से, और बहुत बार पूछे जा सकते हैं दोस्तों, याद रखना। देखिए एक मात्रा लगी, एक आध शब्द चेंज हुआ और पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए उत्कर्ष का विशेषण क्या होने वाला है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताना है। बहुत ही बार पूछा जा चुका है। अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट या फिर उत्कीर्ण। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आपके उत्कृष्ट, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है, आपको गलत करके नहीं आना है। चलिए अगला है आपका, आदर्श का शब्द दे रखा है आपको, आदर्श शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपको क्या, संज्ञा शब्द से विशेषण बनाने वाले भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और इनमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं सबसे ज़्यादा विशेषण और भाववाचक संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और अपन को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए अब इसका जो उत्तर रहने वाला है, आदर से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आपके आदरणीय। कैसा बनेगा, आदरणीय, ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। अपना जो आंकड़ा है वो 400 प्रश्नों की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों, और आपने जो सपोर्ट दिखाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहना है, और जो भी बच्चा अंत तक इन 500 प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू से एंड तक देखेगा उसके हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर रहने वाला है, ठीक है। चलिए आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल हो चुका है, आदरणीय इसका शब्द रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति शब्द का विशेषण शब्द कौन सा है, संस्कृत। अब संस्कृत तो एक भाषा का नाम है, ये तो संज्ञा है, काट दीजिए। सांस्कृति ये भी नहीं होता, संस्कृति होता है, ठीक है। सांस्कृतिक और सांस्कृतिक। अब पूछा जाए इसमें विशेषण कौन सा है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, सांस्कृतिक नहीं होगा, सांस्कृतिक विशेषण शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर रहने वाला है। देखिए कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है ना, तो अपन को क्या, ये प्रश्न अपने परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर यूँ लगता है ना कि हाँ एग्जामिनर को कि इसमें बच्चा फंस सकता है, तो वही प्रश्न बच्चे को पीटीटी परीक्षा में दे दिए जाते हैं। चलिए 400वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए दोस्तों। जो भी बच्चा 400 प्रश्नों तक लगातार इस श्रृंखला को देख रहा है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि हाँ अब मेरी हिंदी है जो पीटीटी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो रही है, तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और थम्स अप करके बता दीजिए कि कौन कौन ऐसा मेरा भाई है, ठीक है, दोस्त है, जो कंटिन्यू 400 प्रश्नों की श्रृंखला में बना हुआ है, ठीक है। चलिए पशु शब्द में आपको बताना है कौन सा विशेषण है, पाश्विक, पशुत्व, पशुपति या फिर पशुता। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, कई बार पूछा जा चुका है, और जो बच्चे करके आते हैं ना वो हमेशा करके आते हैं पशुत्व। क्या करके आते हैं, पशुत्व करके आते हैं या फिर पशुता करके आ जाते हैं। ये जो 2 शब्द है वो आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, और पशु का विशेषण शब्द होता है आपके पाश्विक, ऑप्शन नंबर ए। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है।
आपने भी अगर सोचा होगा इसका ऑप्शन, तो सोचा होगा ऑप्शन नंबर बी या फिर डी। ठीक है, पशुपति तो किसी का नाम होता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं पशुपति तो है, वो तो क्या है, संज्ञा शब्द है। लेकिन दोस्तों याद रखना है, पशुतु और पशुता ये कैसे हैं, भाववाचक संज्ञा है, जबकि पशु का जो विशेषण है वो है आपके पार्श्विक, क्या होने वाला है, आपके पार्श्विक रहने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। अपने सभी साथियों के साथ जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको इस वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब मिल जाएगा। हालांकि अभी परीक्षा के समय पर जो थोड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है तो सभी को रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो कम समय में अपन ज़्यादा प्रश्न करेंगे। 400 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों, अब अपने पास कुछ दिन बचे हैं और अपन कितने को आंकड़ों को छू लेंगे दोस्तों, 500 प्रश्नों को छू लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, रेगुलर रूप से बने रहना है। कोई भी क्लास मिस हुई है तो उसको 1.5 गुना स्पीड 2 गुना स्पीड में आपको ज़रूर देखना है, कोई भी क्लास आपको मिस करके नहीं जानी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, तैयारी करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। ठीक है।